अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जो हो रहा है, वॉकी टॉकीज़ और पेजर और सब फट रहे हैं, उसमें आने से पहले एक छोटा सा वो आपके सामने एक पुरानी एक मिनट से भी छोटी वीडियो है, वो शेयर करना चाहता हूँ कि जिसमें जॉर्ज सोरोस बता रहे हैं कि भारत हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे लिए प्रॉब्लम है। एक अमेरिकन बिलियनर का भारत के अंदर के मामलात के बारे में बात करने की क्या तुक है? India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi maintains close relations with both open and closed societies. India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US, and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. मतलब आप ये बताएं कि एक अमेरिकन बिलियनर है, वो भारत के अंदरूनी मामलात में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? तो उसकी सिंपल सी वजह ये है कि ये बिलियनर इंटरनेशनल लेफ़्ट का जो इकोसिस्टम है, जिसमें मुस्लिम जिहादी भी शामिल हैं, लेफ़्ट के भी, एक्सट्रीम लेफ़्ट के भी, कम्युनिस्ट भी, और फिर उनके पीछे अमेरिका का डीप स्टेट और पूरी एक इकोसिस्टम चलता है, उसका लीडर है जॉर्ज सोरोस। और ज़ाहिर है इनके लिए इंडिया एक मुसीबत बना हुआ है लेफ़्ट के इकोसिस्टम के लिए कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पे लेफ़्ट का रूल नहीं है। हमेशा इनकी मर्ज़ी की सरकारें बनती थीं, कांग्रेस बैक्ड, और इनका सिस्टम चलता था। भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना हुआ था। अब इनके लिए मुश्किल हो गई है कि भारत अब इज़ नो मोर ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपमेंट ज़बरदस्त हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़ रही है, इंटरनेशनल इश्यूज़ में भारत के मामला चल रहे हैं। हर लिहाज से भारत इनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, तो इनको डर लगता है, इनको भारत पसंद नहीं है। ये चीज़ हमें समझ में आती है। अजीज़ दोस्तों, लेबनान में हिजबुल्लाह स्ट्रॉन्ग है, गज़ा में हमास स्ट्रॉन्ग है, और फिर आईएसआईएस ऊपर इज़राइल के ऊपर का जो बॉर्डरिंग एरिया है, सीरिया वगैरह, वहाँ से ऑपरेट करती है। हूती जो हैं वो यमन से करते हैं। तो हर लिहाज से इज़राइल को घेरने की इनकी एक कोशिश होती है टेररिज्म के ज़रिए, लेकिन इज़राइल इनका बाप है। और इज़राइल के जो डिफेंस की जो टीम है, तो इज़राइल के आर्मी चीफ ने बताया कि भाई हमने लेबनान में जो अटैक किया है वो हमारी कैपेबिलिटी है, जो आपको पता चलती रहेगी। हर स्टेज पे हमारे पास एक कैपेबिलिटी है, हम सब लोगों से 2 स्टेज आगे हैं। और हिजबुल्लाह को अब जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो सोच भी नहीं सकते। हम टेररिस्टों को इतना डरा के रखेंगे कि वो टॉयलेट भी ना जा सकें। अजीज़ दोस्तों, वाकई हालत तो इस वक्त टेररिस्टों की, लेबनान, हमास वगैरह की, जो हिजबुल्लाह की, सबकी हालत ख़राब है। अजीज़ दोस्तों, पेजर, आज की जनरेशन को पेजर का इतना नहीं पता। मैं जब दुबई में काम करता था, शारजा में, तो मैं कुछ टाइम के लिए एक कंपनी थी हबीब अल यूसुफ, उसमें वीज़ा वगैरह के लिए मुझे अपॉइंटमेंट हुआ था। वीज़ा वगैरह का ये होता है कि आपको पता है दुबई, सऊदी अरब वगैरह में ये होता है कि फॉरेनर बहुत हैं। दुबई में एक यूएई नेशनल तो मेरा ख्याल है 2 या 3 फॉरेनर हैं, इतना रेशो है। तो और अकॉर्डिंग टू रूल्स वहाँ के पासपोर्ट उस वक्त, अब पता नहीं उस वक्त पासपोर्ट कफ़ील के पास रहता था या एम्प्लॉयर के पास रहता था। तो दुबई में जैसे मैं हबीब अल यूसुफ में काम करता था, तो हमारा हज़ारों का स्टाफ था। तो उनके सबके पासपोर्टों के मसले देखने, मेरे कमरे में ही एक तिजोरी रखी थी जिसमें सबके पासपोर्ट, सारे एम्प्लॉय के पासपोर्ट मेरे तिजोरी में रहते थे। किसी का वीज़ा ख़त्म हो रहा है,
3 साल का होता है ना, वो बढ़ाना है, किसी का पाकिस्तान जाना है या इंडिया जाना है तो उनको पासपोर्ट देना है, ये सब काम। तो मैं रोज़ जाता था होम मिनिस्ट्री और इधर उधर और मुख्तलिफ पासपोर्ट्स के काम करता था। तो मुझे यूसुफ हबीबुल यूसुफ कंपनी ने एक पेजर दिया था। पेजर एक इतनी सी डिवाइस होती है जिस पे एक छोटी सी स्क्रीन होती है और उस पर मैसेजेस आते हैं। मोबाइल फ़ोन आने से पहले से ये इस्तेमाल होते हैं। आप जैसे आजकल मोबाइल से SMS करते हैं, इसी तरह मैसेजेस कर सकते थे और मैसेजेस पढ़ने के लिए वो इस्तेमाल होता था। तो या फिर मिस कॉल करो। तो मेरे पास बैंक से कोई काम होता था ना, तो वो यूसुफ हबीबुल यूसुफ से कोई काम होता था ना, तो वो मुझे मिस कॉल देते थे। तो मैं समझ जाता था कि अब ये बैंक का नंबर आया है मेरे स्क्रीन पे, मुझे कॉल करनी है इनको। ये होता है पेजर। फिर मोबाइल फ़ोन आ गया और फिर स्मार्टफोन आने के बाद तो पेजर की कोई हैसियत नहीं रही। लेकिन हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो मोबाइल फ़ोन अपने लोगों को कहती है कि आप इस्तेमाल ना करो, ख़ास तौर पे एक्टिविटीज़ के लिए। ऐसे ही जनरल फैमिली के लिए सबके पास मोबाइल होते हैं, उसमें आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का कोई वो नहीं करो, पेजर के ज़रिए कनेक्टेड रहो। तो ये पेजर ऑपरेट करते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है कि आसानी से इंटरसेप्ट हो जाता है और कोई भी चेक कर सकता है कि कहाँ बैठा हुआ है ये मोबाइल चलाने वाला, उसको आसानी से घेरा जा सकता है। पेजर के साथ ये चीज़ नहीं थी। तो हिजबुल्लाह ने एक ताइवान की कंपनी है, उसको ऑर्डर किया था 5,000 पेजर। लेकिन ताइवान की कंपनी ने ये ऑर्डर, ताइवान की जो कंपनी थी गोल्ड अपोलो, इनको ये ऑर्डर किए थे। तो वो 5,000 पेजर आ गए हिजबुल्लाह के पास। अब हिजबुल्लाह ने जब वो पेजर इस्तेमाल करने शुरू किया तो इनको एक मैसेज आया। तो मैसेज की जब टिंग टिंग घंटी बजती है ना, तो हर आदमी उठाता है देखने के लिए। अब कुछ करीब से पढ़ते हैं, कुछ की जेब में रह गया था, कुछ एक साथ फट गए सब। एक मैसेज आया सबको और वो मैसेज के फ़ौरन बाद फट गए। तो किसी के हाथ में था, किसी की जेब में था, किसी की आँख के पास था, सबको चोट आई। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नूरा अल ओस्ता, जो कि बैरूत की होटल ड्यू हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि सारे पेशेंट जितने भी हमारे पास आए हैं सबकी उंगलियां ख़त्म थीं, काफ़ियों की आँखें ख़त्म हो गई थीं, आँखें फट गई थीं। तो ये काम किया गया। अब उसके लिए पूछा गया कि भाई ये गोल्ड अपोलो कंपनी, तुमने ये कैसे पेजर भेजे, इसमें क्या मैनिपुलेशन हुई थी? उन्होंने कहा हमने बनाया ही नहीं, हमने आपका ऑर्डर दे दिया था BSE कंसल्टिंग KFT, जो कि हंगरी की एक कंपनी है, फैक्ट्री है, उनको दे दिया था, उन्होंने बनाया है। अब हिजबुल्लाह ने पैसे दे के अपनी मौत खरीदी है। एक इजरायली कंपनी है, यूरोपियन शेल कंपनी, जो कि इजराइल की कंपनी है। एक्चुअल में ऑर्डर उसको गया था, उन्होंने हंगरी की ताइवान को ऑर्डर किया, ताइवान ने हंगरी को किया, और फिर तो जो फ्रंट कंपनी थी वो इजराइल की कंपनी थी, पैसे इनको मिले थे। और जो हंगरी में मैन्युफैक्चर हो रहे थे ना, तो लिथियम बैटरी अंदर होती है ना, उसके पास कोई 5 ग्राम उन्होंने एक्सप्लोजिव रख दिया था और कनेक्ट कर दिया था कि जब वो चाहें तो एक मैसेज से फट सकता है। 5 ग्राम। इसकी कुछ हिस्ट्री आपके सामने रखूँगा कि 1996 में जब इजराइल एक टेररिस्ट था फ़लस्तीनियों का, याहिया अय्याश, जिसने कई हमास बॉम्ब मेकर्स बनाए थे और कई टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में था, उसको पकड़ना था। तो इजराइल के लोगों ने एक फ़लस्तीनी के ज़रिए एक मोबाइल मोटोरोला अल्फ़ा मोबाइल इस फ़लस्तीन में, गज़ा में भेज दिया और वो किसी तरह याहिया अय्याश के पास पहुंच गया। उसमें 50 ग्राम का एक्सप्लोजिव रखा गया था, फटा फम। इसी तरह 1972 में जबकि मोबाइल शोबाइल नहीं होते थे, तो PLO पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 11 इजरायली एथलीट्स मार दिए थे जो कि म्यूनिक ओलंपिक में गए थे। तो उसका बदला लेने के लिए
इज़राइल ने उसका जो मास्टरमाइंड था जिसने 11 एथलीट्स मारे थे, महमूद हमशरी, उसके पास एक फ़ोन था, आम फ़ोन, मोबाइल फ़ोन नहीं, घर का फ़ोन। उसके नीचे एक मार्बल का तख्ता होता है, वो मार्बल के तख्ते को बदल के उसमें एक्सप्लोजिव तख्ता लगा दिया, उसको मार दिया। तो इज़राइल टेक्नोलॉजी में इन सब का बाप है और इन सब से बहुत ही आगे है, और इनकी औकात नहीं है कि वो इज़राइल का मुकाबला कर सकें। पेजर फटने के नेक्स्ट डे वॉकी टॉकी फटे। अब जो वो वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, मतलब हज़ारों और टारगेटेड ये हिजबुल्लाह के लोगों के पेजर और वॉकी टॉकी थे। इसका मतलब सिविलियंस नहीं मारे गए, इसमें जो भी नुकसान हुआ है वो टेररिस्टों का हुआ है, इसमें कोई सिविलियन नहीं मरा, कोई बिल्डिंग नहीं टूटी, कोई धमाके नहीं हुए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा नहीं, कोई मास सिविलियन नुकसान नहीं हुआ। टारगेटेड एक एक टेररिस्ट खुद अटैक में फंसा। अजीज़ दोस्तों, ये मॉडर्न वार टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब हमास वाले तो टॉयलेट से भी डर रहे हैं। अब खबरें तो सच्ची झूठी आ रही हैं। अभी किसी ने CNN के उस पर बिठा के तो उसके बकरे फट रहे हैं, बकरों के अंदर बम रखा गया था और बकरे फट रहे हैं। अब ये खबर मुझे यकीन तो नहीं आ रहा था और ये किसी ने ऐसे ही बना दी थी, लेकिन कोई कह रहा है कि वो सोलर पैनल फट रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें फट रही हैं। लेकिन बहरहाल कुछ फटे ना फटे, वॉकी टॉकीज़ और वो फटने से कई मल्टी डायमेंशनल फ़ायदे हुए हैं इसराइल को। एक तो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर दिया हिजबुल्लाह का, दूसरा जितने इनके टेररिस्ट थे सब अटैक में कोई मारा गया, कोई ज़ख्मी हो गया। इसके बाद इज़राइल ने अटैक शुरू किए। अब ये देखें, ये ऑस्ट्रेलिया में सेनेटर है फातिमा पैमन, अफ़गानिस्तान की ओरिजिन की है। ये अफ़गानिस्तान की सेनेटर फातिमा पैमन, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सेनेटर है, इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया कि ये टेररिज्म है, इज़राइल ने हिजबुल्लाह के साथ टेररिज्म की है और ये गलत है, इंसानियत से दूर है, फलाने ढुमकाने। लेकिन ये अफ़गान ओरिजिन की सेनेटर तालिबान के लिए एक आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कि तालिबान लड़कियों के स्कूल बंद कर रहे हैं, औरतों के ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं, ये सब, उस पर कोई बयान नहीं दिया। अफ़गान ओरिजिन की हो ना तो तुम्हारा पहला टारगेट तो इधर लगे हुए हैं। तो ये सारा ग्लोबल उम्मा का नेटवर्क है ना, वो टेररिस्टों के साथ नथी है, टेररिस्टों के साथ जुड़ा हुआ है। आज इस वक्त जितने भी उस इलाके के टेररिस्ट हैं, चाहे वो यमन में हैं, चाहे वो इज़राइल में हैं, चाहे वो वेस्ट बैंक और गज़ा में है, चाहे वो लेबनान में है, चाहे वो सीरिया इराक में है, अब वो डर रहे हैं। वो अपना मोबाइल उठाने से भी डरते हैं। ये स्टेज पे लाके इज़राइल ने इनको छोड़ा। और इसके बाद इज़राइल के फाइटर जेट ने एयर स्ट्राइक्स हिजबुल्लाह के ठिकानों पे लिबनान में किया, मिसाइल्स और रेडियोज और सब फटने शुरू हो गए। हिजबुल्लाह ने तैयारी कर रखी थी, 100 रॉकेट लॉन्चर लगा के रखे थे और उनमें हज़ारों रॉकेट तैयार थे लॉन्चिंग के लिए, इज़राइल पे अटैक के लिए हज़ारों। इज़राइल को ऑन टाइम खबर मिल गई। इज़राइल ने अटैक करके वो सारे इलाके में बॉम्बिंग करके सारा रॉकेट लॉन्चर ख़त्म कर दिए, हज़ारों रॉकेट तबाह कर दिए लॉन्चिंग से पहले। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये तो है सिचुएशन। अब इस वक्त इज़राइल है ना, वो फुल फ्लेज हमला कर रहा है और फैसला कर चुका है शायद कि अब वो हिजबुल्लाह हमास का सफाया कर देगा। हमास काफ़ी हद तक सफाया हो गई है, लीडरशिप भी बाहर जाके मार दी और ये कि अंदर भी टनलों का नेटवर्क ख़त्म कर दिया। गज़ा को तकरीबन साफ़ कर लिया है। अब हिजबुल्लाह को साफ़ करने पे इज़राइल लगा हुआ है और बड़ा तरीके से इज़राइल ने ये चीज़ें शुरू की हैं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि इन डिवाइसेस के ज़रिए जो हमले किए हैं ना इज़राइल ने, इससे एक अंदाज़ा होता है कि ये बहुत बड़े हमले से पहले का छोटा हमला था। यानी इज़राइल बहुत बड़ा हमला करना चाह रहा है और ऑफ कोर्स इज़राइल ने हमला शुरू कर दिया है। गज़ा में, लेबनान में ज़बरदस्त बमबारी हो रही है। बेरूत में इज़राइल ने एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव हमला किया है। अब ये एक मामला है जिस पे
हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन सब ने हंगामा खड़ा किया है और वो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। वो भाई साहब कब बदला लोगे यार? ईरानी जनरल को इराक में मार दिया, ईरानी जनरल को इधर मार दिया, ईरानी प्रेसिडेंट को मार दिया, ईरान पे हमले किए, सब कुछ हुआ। ईरान के अंदर आपने हमास के लीडर को मार दिया। हर बार आप बदला लेने की बात करते हैं। एक बार आपने कुछ ड्रोन भेजे थे, वो रास्ते में ही फुस हो गए थे सारे। आपकी औकात नहीं है बदला लेने की। और अजीज़ दोस्तों, ये जो जंगें, अगर इस एक मिसाल है कि ईरान इसमें इन्वॉल्व होता है तो जाहिर है फिर इधर ईरान, इधर इसराइल, बीच में सऊदी अरब, दुबई वगैरह, बीच में वो दुनिया की जो मेन ऑयल ट्रेड है उसका रास्ता, ये सब अगर कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है, मामलात ख़राब हो जाते हैं उस रीजन के। तो अगर हम भारत का ही सिर्फ सोचें ना, तो तकरीबन 1 करोड़ इंडियन उस रीजन में काम करता है। 1 करोड़ इंडियन उधर रीजन में काम करता है। एक बहुत बड़ा मसला खड़ा होना है। और साथ में भारत की जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो 2/3 66% इसी एरिया से आती है। तो अगर हम बाकी दुनिया का, तो ज़ाहिर है यही सारे मसले बाकी दुनिया को भी होंगे, लेकिन भारत को ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ेंगी। तो अजीज़ दोस्तों, इस रीजन में मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।